वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर कपिल जैन, आपका केमिस्ट्री गुरु। जैसा कि रिडॉक्स अभिक्रियाओं की इस सीरीज में अभी तक आपने लास्ट एपिसोड्स में जो रिडॉक्स अभिक्रियाओं के प्रकार हैं वो देख लिए हैं, जिसके अंदर मैंने आपको इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स अभिक्रियाएं, अंतर अणुक रिडॉक्स अभिक्रिया जिसको हमने बोला, इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स अभिक्रियाएं, अंतः अणुक रिडॉक्स अभिक्रिया जिनको बोला, एंड डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शंस जिसको हमने असमानुपातन रिडॉक्स अभिक्रियाएं अथवा स्वतः रिडॉक्स अभिक्रियाएं बोला। ये आपने देख लिया है। ओके, तो जो भी उदाहरण मैंने आपको दिए इन सभी रिडॉक्स अभिक्रियाओं के, वो भी मुझे लगता है कि आपको एक एक उदाहरण क्लियर हो गया है, आपने उनको ढंग से समझ लिया है और अपनी कॉपी में नोट भी कर लिया है। आज हमारा इस एपिसोड में जो डिस्कशन होने जा रहा है वो रिडॉक्स अभिक्रियाओं के बैलेंसिंग की बात करना है। मतलब कोई भी रिडॉक्स अभिक्रिया को अगर मैं संतुलित करना चाहता हूं, बैलेंस करना चाहता हूं, इसका फायदा क्या होगा? जो अभिकारक और उत्पाद वाली साइड्स हैं उसमें जितने भी परमाणु हैं विभिन्न प्रकार के, वो सब बैलेंस हो जाएंगे, मतलब उनका नंबर बैलेंस हो जाएगा। हमको देखने को मिलेगा कि TCION बैलेंस हो जाएगा, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, TCION बैलेंस हो जाएगा। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे गए उतने ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना बच्चों? तो बैलेंसिंग का ये बहुत बड़ा फायदा है। तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन किसी भी रिडॉक्स अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए जो विधियां हैं उनको डिस्कस इस एपिसोड में करेंगे। तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, किसी भी रिडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित करने की मुख्यतः दो विधियां हैं। कौन कौन सी हैं ये दो विधियां? पहली विधि जो है इसको बोलते हैं आयन इलेक्ट्रॉन विधि, मतलब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। और जो दूसरी विधि है इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण अंक परिवर्तन विधि, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड। दोनों विधियों में क्या क्या करते हैं, मैं सबसे पहले आपको यहां पर आयन इलेक्ट्रॉन विधि बताऊंगा। तो आयन इलेक्ट्रॉन विधि, इस विधि का नाम आयन इलेक्ट्रॉन क्यों रखा गया है? ये मेथड जो है उन सभी रिडॉक्स अभिक्रियाओं के ऊपर अप्लाई किया जाता है जहां पर मुख्यतया आयन होते हैं। कौन होते हैं? आयन। मतलब जो आयनिक रिडॉक्स अभिक्रियाएं हैं मुख्यतः उनके ऊपर अप्लाई किया जाता है। तो ये आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, ये विधि मुख्यतः उन रिडॉक्स अभिक्रियाओं पर लगाई जाती है जहां पर आयन उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? आयन, अर्थात आयनिक रिडॉक्स अभिक्रियाओं पर। तो अगर किसी भी रिडॉक्स अभिक्रिया में आपको आयन दिख रहा है तो मतलब आप आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा उसको संतुलित कर सकते हैं। अदरवाइज फिर आपको एग्जामिनर हमेशा बोलता है कि आप इसको आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित करिए या फिर इसको ऑक्सीकरण अंक परिवर्तन विधि द्वारा संतुलित करिए। ठीक है? जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर्स हैं, ऑब्जेक्टिव जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उसमें ऐसा तो कुछ आएगा ही नहीं कि संतुलित करने के लिए पूरा विधि लिखिए, ये तो संभव ही नहीं है। वहां पर तो सिंपली क्या करेगा, जो अभिकारक और उत्पाद के कोफिशिएंट हैं, है ना, तो उनको पूछेगा कि ये मान लेते हैं कि ये X आपका पर मैग्नेट आयन है जो Y डाइक्रोमेट आयन से अभिक्रिया कर रहा है या Y ऑक्सलेट आयन से अभिक्रिया कर रहा है, तो X और Y का मान बताइए। तो हमको इनमें से किसी विधि को अप्लाई करके उसको पहले संतुलित करना पड़ेगा और उससे फिर मैं X और Y का मान निकाल पाऊंगा। वो मैं आपको भी आगे कुछ उदाहरण देकर समझाता हूं बच्चों। ठीक है? ये जो आयन इलेक्ट्रॉन विधि है मुख्यतः ये दो माध्यमों में अप्लाई की जाती है, अम्लीय माध्यम में अलग और क्षारीय माध्यम में अलग। तो ये आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, आयन इलेक्ट्रॉन विधि मुख्यतः अम्लीय माध्यम में अप्लाई की जाती है। अम्लीय माध्यम का मतलब क्या है? अभिक्रिया H+ आयन की उपस्थिति में हो रही है, मतलब हमने उसमें अम्ल मिला रखा है, H+ आयन्स मिला रखे हैं। और क्षारीय माध्यम में जब अप्लाई की जाएगी इसका मतलब OH आयन की उपस्थिति में हम वो अभिक्रिया करा रहे हैं। ठीक है बच्चों? तो हम सबसे पहले आज इस एपिसोड में आयन इलेक्ट्रॉन विधि को अम्लीय माध्यम में कैसे हम बैलेंस करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, वो मैं आपको यहां पर बताऊंगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, कुछ स्टेप्स का पालन करना पड़ता है। अगर कुछ प्रॉब्लम्स हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो स्टेप्स हमको ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। तो मैं सबसे पहले बोर्ड पर सारे स्टेप्स लिख दूंगा। ठीक है? तो ये देख लीजिए कि आपने अपनी कॉपी में लिख लिया है क्या। देखिए बच्चों, सबसे पहले तुमको क्या करना चाहिए, अपनी कॉपी में जो मैं कुछ स्टेप्स बता रहा हूं आयन इलेक्ट्रॉन विधि अम्लीय माध्यम में, उनको अपनी कॉपी में लिखना चाहिए और वन बाय वन फिर मैं इन स्टेप्स को कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर आपको अप्लाई करके बताऊंगा। ठीक है?
मैंने लिखा है आयन इलेक्ट्रॉन विधि अम्लीय माध्यम में। निम्नलिखित स्टेप्स हमको हमेशा फॉलो करने पड़ते हैं। जब भी हम अम्लीय माध्यम में आयन इलेक्ट्रॉन विधि अप्लाई कर रहे हैं, हम इन स्टेप्स को हमेशा फॉलो करेंगे। देखिए स्टेप नंबर 1 में मैंने क्या लिखा है, जो भी तुमको रेडॉक्स अभिक्रिया मिलेगी उसके अंदर एक तो ऑक्सीकरण वाला स्टेप होगा जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण हाफ, और दूसरा रिडक्शन या अपचयन वाला स्टेप होगा जिसको हम बोलेंगे रिडक्शन हाफ। तो तुमको क्या करना है, पहले ये पहचान लेना है कि ऑक्सीकरण और अपचयन कहां कहां हो रहा है, तो उन दोनों हाफ को अलग अलग लिख लेना है। तो सर्वप्रथम दी गई रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण हाफ तथा अपचयन हाफ को सेपरेट कर लेंगे, और जो भी ऑक्सीकृत तथा अपचयित होने वाला परमाणु है, ये हम बार बार पढ़ते हुए आ ही रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन का या ऑक्सीजन का या क्षारीय धातु या क्षारीय मृदा धातु, इनके ऑक्सीकरण में कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो इनको छोड़कर जो भी अब परमाणु बचे, किसी भी तत्व का जो भी परमाणु बचा, इसका मतलब उसी का ऑक्सीकरण या अपचयन हो रहा होगा। तो हमने वही करना है, जो भी ऑक्सीकृत तथा अपचयित होने वाला परमाणु है उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो देखिए उसको दोनों तरफ संतुलित करने के लिए किसी निश्चित कोफिशिएंट, जिसको हम गुणांक भी बोलते हैं या स्थिरांक भी बोलते हैं, कोफिशिएंट से गुणा करेंगे। तो वो मैं आपको अभी जब करके बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है, ठीक है ना। ओके, स्टेप नंबर 2 में अब क्या करते हैं, अब बारी आ जाएगी ऑक्सीजन की। तो देखिए मुझे अब ऑक्सीजन को सबसे पहले बैलेंस करना पड़ेगा। तो अब ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए वहां समान मात्रा में H2O मतलब जल के अणु जोड़ेंगे जहां ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कम है। भाई मैं सीधे ऑक्सीजन तो जोड़ नहीं सकता कि इस तरफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन किसी न किसी अणु के रूप में आ रहा होगा ना, तो वो अणु हमेशा जल का अणु है। तो जब भी तुमको ऑक्सीजन को संतुलित करना है, तुम उस दिशा में, उस साइड में H2O के अणु जोड़ दोगे जहां पर ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कम है। तो इससे ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब मैं स्टेप नंबर 3 पर आ जाता हूं। स्टेप नंबर 3 में अब बारी आ जाएगी हाइड्रोजन परमाणु की। और हाइड्रोजन परमाणु किस तरीके से आ रहे हैं उस अभिक्रिया में, जैसे हमने अभी बात करी अम्लीय माध्यम, मतलब H+ आयन के रूप में आ रहे होंगे। तो जब भी तुमको हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करना है, हमेशा ये वाला स्टेप हम फॉलो करेंगे। तो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए वहां समान मात्रा में H+ आयन जोड़ेंगे, मतलब उस दिशा में हम H+ आयन जोड़ेंगे जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या है, कम है। तो इससे हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएंगे। तो देखिए जो भी ऑक्सीकृत तथा अपचयित होने वाला परमाणु है वो बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब स्टेप 4, अब मुझे क्या देखना है, दोनों तरफ आवेश। जो भी संतुलित अभिक्रिया होती है ना, उसमें दोनों तरफ हमेशा आवेश की जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, वो भी संतुलित होगी। तो मैं दोनों तरफ आवेश देखूंगा, है ना, मतलब दोनों तरफ का मतलब हुआ किसी भी एक हाफ में दोनों तरफ आवेश। और स्टेप 5 मतलब जो लास्ट स्टेप है, हम उसके ऊपर आ गए। क्या है, अब मैं आवेश को संतुलित करूंगा। आवेश मतलब चार्ज को संतुलित करूंगा। और इसको संतुलित कैसे करोगे, जहां पर भी चार्ज की मात्रा ज्यादा है वहां तुम इलेक्ट्रॉन का योग करोगे। तो देखिए अब दोनों तरफ आवेश को संतुलित करने के लिए उस तरफ इलेक्ट्रॉन का योग मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे जहां आवेश का मान उच्च होगा। तो ये जब भी अम्लीय माध्यम में आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा किसी भी रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित आपको करना है, हमेशा आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले ये आप अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लो। मैं अब 1 बाय 1 इनके ऊपर आधारित कुछ प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करके बताऊंगा। 1-2 बार हमको ये बार बार अपनी कॉपी में पीछे जाकर स्टेप्स देखने पड़ेंगे, लेकिन 2-3 प्रॉब्लम के ऊपर जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो ये जो सारे स्टेप्स हैं एकदम रट जाते हैं बच्चों। तो इसलिए आप इसको एंजॉय करेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। तो ये सबसे पहले अपनी कॉपी में लिख लीजिए। देखिए बच्चों, जो आयन इलेक्ट्रॉन विधि अम्लीय माध्यम में अभी आपको मैंने स्टेप्स मेंशन करवाए, तो मैं 1 बाय 1 आपको कुछ प्रॉब्लम्स इनसे रिलेटेड करके बताता हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सारे स्टेप्स बहुत आसानी से हम अप्लाई करते हैं, ठीक है बच्चों। सबसे पहले मैंने ये उदाहरण में लिखा है MnO4- Fe+2 से अभिक्रिया करता है
Mn+2 और Fe+3 बनाता है। और ये जो एरो पर लिखा हुआ है ये बता रहा है कि अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया हो रही है, ये अम्लीय माध्यम को बता रहा है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जब ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम होती है तो उसमें क्या करता है एग्जामिनर, कि इसको लिख देता है कि ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, और फिर आपसे बोलता है कि बताइए ABCD के मान क्या हैं। तो हमको इसके लिए इसको बैलेंस करना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं क्या, सभी आयन दिख रहे हैं आपको, इसका मतलब ये एक आयनिक अभिक्रिया भी है, ये एक आयनिक अभिक्रिया है, आयनिक रिडॉक्स अभिक्रिया है। अब देखिए रिडॉक्स अभिक्रिया है, ये तो मैंने बगैर देखे यहां पे लिख दिया। कैसे? ये सारे परिवर्तन ऑलरेडी हम पढ़ के आए हैं। MnO4- अम्लीय माध्यम में किस में परिवर्तित होता है? Mn+2। ये देखिए, तो मैंने इस हाफ को पहले सेपरेट करके लिख लिया है, और जो दूसरा हाफ है उसमें हम देख रहे हैं कि जो Fe+2 है ये Fe+3 में परिवर्तित होता है। ये सारे हमको ऑलरेडी पता है, जो पिछले कुछ एपिसोड हैं उसमें हम बार बार रिपीटेडली इनको पढ़ते हुए आ रहे हैं, टेबल भी बनाई थी हमने। अब मैं क्या करूंगा, एक एक हाफ को सबसे पहले बैलेंस करूंगा। पहले क्या करिए, यहां पे जैसे मैग्नीज को चेक करिए कि बैलेंस है क्या। हाँ, दोनों साइड में मैग्नीज का नंबर 1 है, मतलब मैग्नीज परमाणु बैलेंस है। अब आप ऑक्सीजन को चेक करिए, तो हमने जो स्टेप नंबर 2 लिखा था, ऑक्सीजन परमाणु को अगर बैलेंस करना है, जैसे यहां 4 ऑक्सीजन है, यहां 0 है, इसका मतलब मुझे जल का अणु जोड़ना पड़ेगा। कितने? 4 H2O। क्यों? इससे देखिए 4 ऑक्सीजन यहां पे बराबर हो गए, यहां भी 4 ऑक्सीजन, यहां भी 4 ऑक्सीजन। तो जब भी ऑक्सीजन को बैलेंस करना है हमेशा जल के अणु को जोड़कर करेंगे। अब इससे यहां पे दिक्कत क्या आई, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बढ़ गई, 4 2 जा 8। इसका मतलब इसके अपोजिट साइड में मैं H+ आयन जोड़ दूंगा, तो देखिए हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। तो ऑक्सीजन बैलेंस, मैग्नीज बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस। ठीक है, अब आप क्या करोगे, दोनों तरफ आवेश देखोगे। तो यही हमने लिखा था स्टेप नंबर 4 में कि किसी भी एक हाफ में दोनों तरफ आवेश देखेंगे। तो देखिए MnO4- 1 है तो -1, एक हाइड्रोजन पर +1 तो 8 है, तो +8। इसका मतलब +7 यहां पे टोटल चार्ज है। और यहां आ जाइए, मैग्नीज पर +2 और जो वाटर है उस पर तो 0 है। अब मुझे इन दोनों चार्ज को बैलेंस करना है, आवेश को बैलेंस करना है। तो इसके लिए मैंने आपको लास्ट स्टेप 5 लिखवाया। क्या? जहां पर भी आवेश की मात्रा ज्यादा है, जैसे +7 ज्यादा है या +2, +7, यहां पर आप अगर 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो +7 में अगर 5 इलेक्ट्रॉन जोड़े मतलब -5 आवेश बढ़ा, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। तो +7 में -5, इसका मतलब क्या हुआ, +2 हो गया। तो देखिए +2 बराबर हो गए। तो अब आप इस पूरे हाफ को वापस लिख लीजिए, MnO4- 1 +8H+ +5 इलेक्ट्रॉन, और इससे बन रहा है Mn+2 और +4H2। अब देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड में ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन जब भी ग्रहण होते हैं इसको क्या कहते हैं, अपचयन। तो ये तो अपचयन वाली अभिक्रिया है। तो ये ऑलरेडी हम पढ़ के आए, परमैग्नेट आयन अपचयित होता है, दूसरों को क्या करता है, ऑक्सीकृत करता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो बैलेंस है पूरी कहानी। अब आप आइए दूसरे हाफ पर, Fe दोनों में 1 तो ये तो बैलेंस है। अब ऑक्सीजन है नहीं तो वाटर नहीं जोड़ना, तो हाइड्रोजन आयन नहीं जोड़ना, सीधे Fe के ऊपर चार्ज देख लीजिए। तो यहां पे कितना दिख रहा है, +2, यहां कितना दिख रहा है, +3, +2 बड़ा है या +3, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए। ये देखिए, तो ये आपको दूसरा हाफ बैलेंस मिल गया, Fe+2 से Fe+3 और +1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन उत्पाद वाली साइड में लिखा हुआ है, मतलब अभिकारक वाली साइड से इलेक्ट्रॉन घटा है, सबट्रैक्ट हुआ है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन निकले, और जब भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। ये देखिए, अब बस यहां पर समस्या यह है कि यहां 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए और यहां 1 इलेक्ट्रॉन निकला, तो ये तो बराबर होना चाहिए। तो इसको बराबर कैसे करोगे, आप क्या कर सकते हो, जो समीकरण नंबर 2 है, इस पूरी समीकरण को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे।
ठीक है, और फिर समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ दोगे। तो देखो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, इन दोनों का हमने योग कर दिया। तो इससे फायदा क्या होगा, यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन और यहां भी 5 इलेक्ट्रॉन। अब जैसे जो गणित में हम करते हैं, जैसे यहां पर अभी उत्पाद साइड में 5 इलेक्ट्रॉन प्लस साइन के साथ लिखे हैं, अगर इसको आप अभिकारक साइड में लाओगे तो -5 होगा, ऊपर +5 और नीचे -5। इसका मतलब 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये देखिए। बाकी सब आप यहां पर ऐड कर देंगे तो क्या क्या मिला, MnO4 -1 प्लस Fe+2, अब जिसका गुणांक 5 है क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई किया, और प्लस 8H+, ठीक है, और जो उत्पाद वाली साइड है Mn+2 प्लस 5Fe+3 और प्लस 4H2O। ये देखो बच्चों, ये है आपकी बैलेंस अभिक्रिया, आंसर आ गया। ठीक है, तो आप चाहें तो वापस वीडियो को पॉज करके रिवर्स जा सकते हैं, एक बार पूरी अभिक्रिया को वापस समझ सकते हैं मैंने बैलेंस करने के लिए क्या क्या किया। भाई रिकॉर्डेड लेक्चर का यही तो सबसे बड़ा बेनिफिट है, जितनी मर्जी हो हम बार बार पॉज करके प्ले कर सकते हैं, पॉज करके प्ले कर सकते हैं। तो अब चेक करिए दोनों साइड में मैग्नीज बैलेंस है क्या, हाँ, यहां एक मैग्नीज, यहां एक मैग्नीज बैलेंस, आयरन 5 बैलेंस, 8 हाइड्रोजन बैलेंस, 4 ऑक्सीजन बैलेंस, इवन आवेश भी बैलेंस होगा। देखिए जो रिएक्टेंट साइड है, यहां पे MnO4 पर -1, एक Fe पर +2 तो 5 पर +10, एक हाइड्रोजन पर प्लस तो 8 पर +8, इसका मतलब +17। और यहां देखिए, यहां मैग्नीज पर +2, एक आयरन पर +3, 5 पर +15, इसका मतलब +17 हो गया। ये देखिए बच्चों, तो ये भी +17, वो भी +17, बैलेंस। अच्छा, अब आपसे अगर पूछा जाए कि कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, कितने इलेक्ट्रॉन टोटल गेन हुए, तो आंसर क्या होगा, 5 होगा। क्यों, यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुए और वहां पे 5 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, तो यहां कुल इलेक्ट्रॉन ग्रहण अथवा निकले, ये देखिए, जिसको हम TCI1 बोलते हैं। तो देखिए अब ये भी बैलेंस हो गया, तो इसका आंसर है 5। तो बेनिफिट क्या हुआ, सारे परमाणु बैलेंस, आवेश बैलेंस, TCI1 बैलेंस, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जो असंतुलित अभिक्रिया में कभी भी बैलेंस नहीं थे। अरे समझ में आया सभी बच्चों को, क्लियर हुआ, ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए मैं कुछ और उदाहरण यहां पर ऐड करता हूं। जैसे ये देखिए, ये दूसरी मैंने एक अभिक्रिया लिखी हुई है, क्या, तो अच्छा, एक यहां पर जैसे तुमसे पूछा क्या था ना कि ABCD बताइए, तो अब आपके आंसर यहां पर आ गए हैं। A का मान कितना है, यहां पर A का मान यहां पर है 1, B का मान कितना है 5, ठीक है, यहां C का मान कितना है 1 और D का मान कितना है 5। अच्छा, आप ये भी देख रहे हो कि इस अभिक्रिया में यहां पे H+ आयन भी आए हैं। ऑटोमेटिकली जब भी अम्लीय माध्यम में तुम अभिक्रिया कराओगे ना बच्चों, हमेशा H+ आयन एट द एंड आ ही जाएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली होगा। ये बता रहा है कि अभिक्रिया कौन से माध्यम में हो रही है, अम्लीय माध्यम में। समझ रहे हैं आप सभी। चलिए अब आप इसको समझिए जरा सभी। आप क्या देख रहे हैं, ये डाइक्रोमेट आयन है, Sn+2 से अभिक्रिया कर रहा है, अम्लीय माध्यम है, Cr+3 और Sn4+ बन रहा है। क्या सभी आयन हैं, हां, इसका मतलब ये एक आयनिक रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, और यहां पर हमको ये समझ में आ रहा है कि जो Cr2O7-2 है, ये Cr+3 में परिवर्तित हो रहा है, और जो दूसरा हाफ है यहां पे Sn+2, ये Sn+4 में परिवर्तित हो रहा है। फिर वही कोफिशिएंट अगर ABCD मान लें, ABCD का मान आपसे एग्जामिनर पूछे तो आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इस वाले हाफ को बैलेंस करते हैं। कितने क्रोमियम हैं, 2 हैं, यहां पर 1 है, इसका मतलब मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। ये देखिए, ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है बच्चों।
ठीक, यहां पे कितने ऑक्सीजन है 7, वहां 0 है तो 7H2O ऐड कर दूंगा, तो 7 2 जा 14, 14H+ ऐड कर दूंगा। ये देखिए, तो क्रोमियम बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस। अब दोनों साइड में आवेश देखिए, यहां Cr2O7 पर -2, एक हाइड्रोजन पर +1 तो 14 पर +14, इसका मतलब +12। ऐसे ही यहां एक क्रोमियम पर +3 तो 2 पर +6, तो +12 बड़ा है या +6? +12। कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं? 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन जब जोड़ूंगा -6 चार्ज बढ़ेगा, तो +12 -6 मतलब कितना हो गया? +6 हो गया। चलिए अब आप यहां पे आ जाइए, जरा यहां देखते हैं। अच्छा, इसको पहले आप लिख लीजिए पूरा, ये Cr2O7 -2 और 14H+ और +6 इलेक्ट्रॉन, 2Cr +3 +7H2O। ये देखिए, और यहां पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड में ऐड हो रहे हैं, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहे हैं, तो अपचयन को बता रहा है ये। तो ये हम ऑलरेडी डाइक्रोमेट के लिए पढ़ के भी आए हैं। ये अच्छा ऑक्सीकारक है, खुद अपचयित हो जाता है। अब टिन को चेक करिए, दोनों साइड में टिन बैलेंस है, ऑक्सीजन है नहीं, हाइड्रोजन है नहीं, सीधे चार्ज देख लीजिए, +2, यहां पे +4। ये देखिए कौन बड़ा है? +4, तो +2 इलेक्ट्रॉन यहां ऐड कर दीजिए, तो ये आपको दूसरी अभिक्रिया, दूसरा जो हाफ है वो मिल गया, Sn+2, Sn+4 और +2 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए दोनों हाफ बैलेंस हो गए। इलेक्ट्रॉन क्योंकि उत्पाद साइड में है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकले, और जब 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो इसका मतलब ऑक्सीकरण हुआ। ये देखिए बच्चों, क्लियर है क्या सभी बच्चों को? तो अब यहां 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण, 2 इलेक्ट्रॉन निकले, तो इसको फिर बैलेंस करना पड़ेगा। तो क्या करोगे? ये जो समीकरण नंबर 2 है, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से, तो 3 2 जा 6 हो गया, और फिर समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दोगे। ये देखिए, तो यहां पे 6 से 6 कैंसिल हो गया, ये मिल गया Cr2O7 -2 और +14H+ +3Sn+2, और इससे मिल रहा है 2Cr +3 +3Sn4+ और +7H2O। ये देखिए, अब चेक करिए दोनों साइड में क्रोमियम बैलेंस है क्या? 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम बैलेंस। टिन बैलेंस है क्या? 3 टिन 3 टिन बैलेंस। 14 हाइड्रोजन बैलेंस। 7 ऑक्सीजन बैलेंस। सब कुछ बैलेंस है, चार्ज भी बैलेंस होगा। डाइक्रोमेट पर -2, एक हाइड्रोजन पर +1 तो 14 पर +14, टिन पर +2 तो +6 हो गया क्योंकि 3 टिन है, तो ये हो गया आपका 20 में से 2 चले गए, मतलब +18। यहां देखिए, एक क्रोमियम पर +3 तो 2 पर +6, एक टिन पर +4 तो 3 पर +12 तो +18। ये देखिए, और अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन निकले या कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुए, तो देखिए जब आपने बैलेंस कर लिया है तो 6 इलेक्ट्रॉन निकले और 6 ही इलेक्ट्रॉन गेन हुए। तो यहां पे जो TCIUN है उसका मान 6 है। 6 इलेक्ट्रॉन निकले तथा 6 ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुए। अरे समझ में आ गया सभी बच्चों को? तो है ना इंटरेस्टिंग, है ना? तो कर पाएंगे हम आसानी से इस टाइप की प्रॉब्लम को अटेंड। और इसमें जैसा मैंने आपको बोला कि ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में हमेशा कोफिशिएंट ही मिलेंगे आपको। ये पूरा मेथड आपको खुद खटाखट सॉल्व करना है और आंसर को लिख के आना है, अगर प्रॉब्लम ऐसे आती है तो। ठीक है, अच्छा, इसकी जगह हमको जो मुख्यतः कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रॉब्लम मिलती है वो मैं इसी अभिक्रिया से रिलेटेड एक प्रॉब्लम यहां लिखता हूं। देखिए कैसे मिलती है मुख्यतः प्रॉब्लम। पहले तो ये लिख लीजिए सभी बच्चे। देखो बच्चों, जो कंपटीशन के अंदर मुख्यतः प्रॉब्लम पूछी जाती है वो मैंने यहां पे लिखी हुई है। कैसे? अम्लीय माध्यम में कितने मोल डाइक्रोमेट आयन के
9 मोल Sn+2 की उपस्थिति में पूर्ण रूप से अपचयित हो जाएंगे। अभी हमने यहां पर देखा कि जो डाइक्रोमेट आयन है वो अपचयित हो रहा है क्रोमियम+3 के अंदर। अब देखिए इस प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, ऑप्शंस भी आपको दे रखे हैं। हमारे पास इस प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 2 मेथड हैं। उपरोक्त प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की 2 विधियां हैं। जो मेथड नंबर 1 है वो तो यही है, क्या सबसे पहले हमको सारी जो अभिक्रिया है, पूरी अभिक्रिया वो यहां पर पहचाननी पड़ेगी। मतलब जो डाइक्रोमेट आयन है ये Sn+2 के साथ अभिक्रिया कर रहा होगा और अम्लीय माध्यम है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि डाइक्रोमेट आयन अम्लीय माध्यम में Cr+3 में परिवर्तित होता है और प्लस जो Sn+2 है वो Sn4+ में परिवर्तित होता है। ये देखिए, तो ये पहले मुझे अभिक्रिया का निर्माण करना पड़ेगा। अब उपरोक्त अभिक्रिया को संतुलित करना पड़ेगा। उपरोक्त अभिक्रिया को संतुलित करना पड़ेगा। तो जब तुम संतुलित करोगे, और ऑब्वियसली क्योंकि सब आयन हैं तो मैं यहां पर आयन इलेक्ट्रॉन विधि अम्लीय माध्यम में ये फॉलो करूंगा और इससे मैं इसको संतुलित कर लूंगा। ये देखिए, तो हमको ऑलरेडी हमारे पास बैलेंस इक्वेशन लिखी हुई है। ये Cr2O7-2 और ये 3Sn+2 प्लस 14H+, इससे हमको 2Cr+3 और प्लस 3Sn+4 और प्लस 7H2O मिला है। ये देखिए बच्चों, अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जब भी एक संतुलित अभिक्रिया होती है तो उसमें जो भी कोफिशिएंट्स होते हैं हम उनको मोल की तरह यूज कर सकते हैं। ये देखिए, Sn का यहां पे कोफिशिएंट 3 है और डाइक्रोमेट आयन का 1 है। ये देखिए, तो ये एक नोटिसेबल पॉइंट है। अगला जो आप चैप्टर मेरा देखोगे, अगली जो सीरीज आप मेरी देखोगे मोल अभिधारणा के ऊपर ही होगी, उसमें यह कॉन्सेप्ट हम फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। क्या? एक संतुलित अभिक्रिया में रिएक्टेंट्स तथा प्रोडक्ट्स के कोफिशिएंट्स हम मोल की भांति उपयोग में ला सकते हैं। तो ये नोटिसेबल पॉइंट होगा बच्चों, हमेशा भांति उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है ना? तो अब आप क्या देख रहे हो, जो बैलेंस इक्वेशन है, ये बैलेंस इक्वेशन है। थ्री मोल जब Sn+2 है तो ये 1 मोल डाइक्रोमेट आयन को अपचयित करते हैं। तो मुझे यहां पे दे रखे थे 9 मोल, तो 9 मोल कितने को करेंगे? आंसर आ गया। आंसर होगा 3 मोल, मतलब डाइक्रोमेट आयन के 3 मोल यहां पर अपचयित हो जाएंगे। मतलब ए सही आंसर है। अब क्योंकि अभी हमने पूरी इक्वेशन को बैलेंस करके रखा हुआ था ऑलरेडी, इसलिए ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है, बट है एक्चुअली थोड़ा लेंदी मेथड। इसकी जगह मैं मेथड नंबर 2 भी वहां पे लिखता हूं। वो बहुत ही शॉर्ट मेथड है और बहुत आसानी से देखिए हमारा आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये आप अपनी कॉपी में लिखो, मैं वहां पे आपको मेथड 2 भी बताता हूं। तो बच्चों, जैसा भी आपको मैंने यहां पर बताया, मैं लिखूंगा
संतुलित रिडॉक्स अभिक्रिया से क्या देख रहे हैं हम? 3 मोल SN+2 से 1 मोल Cr2O7 - 2 के अपचयित हो जाते हैं। ये देखिए, तो अगर मैं 9 मोल लूंगा तो 9 मोल SN+2 से डाइक्रोमेटाइन के कितने मोल अपचयित होंगे? ये हो जाएगा 1/3 × 9 मोल। ये देखिए, के अपचयित हो जाएंगे। तो इसलिए आपका आंसर यहां पे कितना आ जाएगा? ये आ गया 3 मोल डाइक्रोमेटाइन। और यही हमने यहां पर अभी आंसर को टिक भी कर लिया है। अब जो मेथड नंबर 2 है, विधि नंबर 2, देखिए बच्चों, जो भी मोल का अनुपात होता है, जैसे यहां पर मुझे 2 कंपोनेंट दे रखे हैं, एक तो डाइक्रोमेटाइन दे रखा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखिए, मोल डाइक्रोमेटाइन के डिवाइड बाय मोल SN+2 के। तो दोनों के मोल का रेशियो, ये हमेशा इनका जो TCI होता है उसके उल्टे के रेशियो के बराबर होता है। ये देखिए, मतलब अगर मैंने मोल SN+2 नीचे लिखा है तो मैं यहां पे लिखूंगा TCI। जब SN+2 SN+4 में परिवर्तित हो रहा है, डिवाइड बाय TCI। जब डाइक्रोमेटाइन Cr+3 में परिवर्तित हो रहा है। यह हमेशा कॉन्सेप्ट ट्रू है। मतलब 2 कंपोनेंट के जो मोल का अनुपात है उनके TCI के उल्टे के अनुपात के बराबर होता है। यह लिख लेना अपनी कॉपी में चाहो तो। 2 कंपोनेंट के मोल का अनुपात उनके TCI के जो अनुपात है उसके उल्टे के बराबर होता है। तो यही हमने यहां पे लिखा है। अब तुमको क्या TCI पता है क्या? हाँ। और किसका मोल तुमको पता करना है? डाइक्रोमेटाइन का। तो मैं इसमें मोल जो डाइक्रोमेटाइन के हैं वो अब मान लेता हूं X मोल डाइक्रोमेटाइन के, ठीक है ना। और मुझे SN+2 के मोल ऑलरेडी दे रखे थे 9 मोल। और ये अनुपात बराबर है 2/6 के। तो यहां से X का मान तो आसानी से निकाला जा सकता है। X मोल डाइक्रोमेटाइन के ये बराबर हो गए 2/6 मल्टीप्लाई बाय 9। तो 9 2 जा 18 डिवाइड बाय 6, इसका मतलब 3 मोल आ गए। तो X का मान 3 आ गया डाइक्रोमेटाइन के लिए। ये देखिए, तो है ना मेथड थोड़ा सा छोटा मेथड। इसमें कोई मुझे बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ी, जबकि यहां पर हमको बैलेंस करने की जरूरत पड़ रही थी। और देखिए आंसर सेम है, यहां पे भी 3 मोल, यहां पर भी 3 मोल। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मुख्यतः प्रॉब्लम ऐसे आती है बच्चों कि आपको 2 कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट के मोल दे दिए जाएंगे और दूसरे कंपोनेंट के मोल पता करने को एग्जामिनर बोलेगा। तो आप सीधे सीधे मेथड नंबर 2 से ऐसे जा सकते हैं कि एक कंपोनेंट के मोल डिवाइड बाय दूसरे कंपोनेंट के मोल। दोनों के मोलों का अनुपात हमेशा उनके TCI के अनुपात के उल्टे के बराबर होता है ना। व्युत्क्रमानुपाती, रेसिप्रोकल जिसको हम बोल सकते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया सभी बच्चों को? ठीक है। तो अगला एक प्रॉब्लम मेंशन करते हैं। आयन इलेक्ट्रॉन विधि अम्लीय माध्यम में है। तो सबसे पहले ये लिख लीजिए अपनी कॉपी के अंदर। देखिए बच्चों, जो अगला मैंने यहां पर उदाहरण लिखा है, इसको अम्लीय माध्यम में ही आपको बैलेंस करने के लिए एग्जामिनर बोल रहा है। आप देखिए यहां पर भी आयंस प्रेजेंट हैं, मतलब ये भी एक आयनिक रिडॉक्स अभिक्रिया में ही काउंट होगा। अब
इसको हम अम्लीय माध्यम में बैलेंस करेंगे। आप चाहें तो सबसे पहले ऐसा कर सकते हैं कि मेरा वीडियो पॉज करके खुद बैलेंस करके देख लीजिए। जो मैंने आपको अभी 2 उदाहरण बताए हैं उससे हमको कॉन्फिडेंस आया नहीं आया, फिर मैं जो आपको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बताऊंगा उससे आप चेक कर सकते हैं। हाँ बच्चों, देखा सभी ने? चलो चेक करते हैं जरा। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ में आ ही रहा है कि N2O4 NO3 माइनस में परिवर्तित हो रहा है और BrO3 माइनस Br माइनस में परिवर्तित हो रहा है। तो इनको हमने ऐसे सेपरेट करके लिख लिया। N2O4 ये NO3 माइनस 1 में परिवर्तित हो रहा है और जो BrO3 माइनस है ये Br माइनस में परिवर्तित हो रहा है। अब मैं दोनों हाफ को 1 बाय 1 बैलेंस करूंगा। सबसे पहले देखिए 2 नाइट्रोजन है, यहां 1 नाइट्रोजन है तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गए। अब 2 3 जा 6 ऑक्सीजन, यहां पे 4 ऑक्सीजन, मतलब यहां 2 ऑक्सीजन कम है तो इसका मतलब 2H2O। बहुत केयरफुली करना है हमेशा, जल्दबाजी में गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा है। अब 2 2 जा 4, इसका मतलब अपोजिट साइड में 4H प्लस। अब क्योंकि अम्लीय माध्यम है तो इसलिए अब मैं सीधे सीधे दोनों के ऊपर आवेश देख लूंगा। N2O4 पर 0, वाटर पर 0, मतलब यहां तो 0 चार्ज है। यहां एक NO3 पर -1, 2 पर -2, एक हाइड्रोजन पर +1, 4 पर +4, तो +2 हो गया है। +2 बड़ा है या 0 बड़ा है? +2। तो इसका मतलब आपने यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। ये देखिए, अब ये हाफ आप वापस पूरा मेंशन कर लीजिए। ये N2O4 और इसमें 2H2O आपने जोड़ा है और इससे ये बन रहा है 2NO3 -1 और +4H प्लस और +2 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन उत्पाद वाली साइड में है इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण को बताता है। तो यहां ऑक्सीकरण हो रहा है N2O4 का। अब आ जाइए दूसरे हाफ में। पहले ब्रोमीन को चेक करिए, यहां एक ब्रोमीन, यहां भी एक ब्रोमीन, ब्रोमीन बैलेंस है। 3 ऑक्सीजन है तो फिर उत्पाद वाली साइड में 3H2O, तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, 6S प्लस। और अब आप आवेश देखिए, BrO3 पर -1, एक हाइड्रोजन पर +1 तो 6 पर +6, मतलब +5 टोटल चार्ज है। और यहां ब्रोमीन पर -1, वाटर पर तो 0 है, तो +5 बड़ा है या -1? +5। इसको अगर -1 के बराबर करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा? +6। भैया आप खुद ही सोचिए, जब मैं 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा इसका मतलब -6 चार्ज बढ़ेगा, तो +5 -6 तभी तो -1 के बराबर होगा, है ना। और ये हमने जब हेलोवेट आयन की कहानी पढ़ रहे थे तब हमने TCI भी लिखा था यहां पे, है ना। हेलोवेट आयन जब हैलाइड आयन में कन्वर्ट होता है तो TCI 6 होता है, तो ये एक्चुअली वही तो है। तो यहां पर अब आप इस हाफ को वापस लिख लीजिए, तो BrO3 -1 +6H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन और इससे बन रहा है Br माइनस और +3H2O। और यहां पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं, मतलब अपचयन को बता रहा है ये। क्या इलेक्ट्रॉन ग्रहण और इलेक्ट्रॉन निकलने वाले समान है? नहीं। तो इसका मतलब मुझे जो समीकरण नंबर 1 है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो देखिए 3 2 जा 6 हो जाएगा और उसके बाद दोनों समीकरण को जोड़ देना चाहिए। तो सबसे पहले यहां पर जो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन है वो कैंसिल हो गए। ये मैंने समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ दिया है, ठीक है। और अब इससे मैं फाइनल समीकरण लिखूंगा 3N2O4 प्लस, देखिए 3 2 जा 6 वाटर, है ना, और यहां पर 3 वाटर। चलिए पहले तो अपन कंप्लीट लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा BrO3 -1 और ये आपका 6 वाटर 6H प्लस, और इससे 3 2 जा 6 NO3 -1 प्लस Br -1 और 3 4 जा 12H प्लस और ये 3H2O।
ये देखिए बच्चों, अब क्योंकि यहां भी 6H2 है, वहां 3H2 है, तो हम इसको घटा सकते हैं। 3 यहां पर बच जाएंगे और वहां 6H+ है और वहां 12H+ है, तो वहां 6 बच जाएंगे। तो हम इसको फाइनली ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 3N2O4, ये BrO3 माइनस से रिएक्ट कर रहा है, 3H2O बच गए और 6NO3 माइनस प्लस Br माइनस, और जैसा भी आपको मैंने बताया 12H+ और 6H+, तो 6H+ बच गए उत्पाद वाली साइड में। अब आप चेक करिए कि एटम बैलेंस है क्या और आवेश बैलेंस है क्या। तो देखिए 3 2 जा 6 नाइट्रोजन बैलेंस, ब्रोमीन 1 और 4 3 जा 12 ऑक्सीजन, प्लस 3 15 प्लस 3 18, यहां पे 6 3 जा 18 बैलेंस। हाइड्रोजन 3 2 जा 6 हाइड्रोजन बैलेंस। अब आप आवेश देखिए, यहां पे -1 है जो सिर्फ BrO3 पर उपस्थित है। यहां एक NO3 पर -1 तो 6 पर -6, Br पर -1, एक हाइड्रोजन पर +1 तो 6 पर +6, इसका मतलब -1 ही यहां पर भी लेफ्ट रह गया। देखिए बैलेंस है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए TCl तो आपका आंसर क्या होगा? यहां पर हम देख ही रहे हैं, हमने 3 से मल्टीप्लाई करके जो इलेक्ट्रॉन लॉस या इलेक्ट्रॉन गेन है उनको बराबर किया, तो यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण अथवा 6 इलेक्ट्रॉन निकले। ये देखिए, ठीक है ना बच्चों। तो TCl का मान यहां पर 6 है। अच्छा, जो अभी हमने प्रॉब्लम जैसे अटेंड किया, तो आपको जैसे अगर यहां पर प्रॉब्लम मिल जाता कि जैसे हमने देखा कि N2O4 यहां पर ऑक्सीकृत हो रहा है, तो मैं जैसे आपसे ऐसे पूछ सकता था कि 10 मोल BrO3 माइनस के कितने मोल N2O4 को निम्नलिखित अभिक्रिया में अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकृत कर देंगे। मान लेते हैं कि हमको ऐसे प्रॉब्लम मिली और अभिक्रिया दे रखी है N2O4, ये BrO3 माइनस से अभिक्रिया करके ये एक तो NO3 माइनस बनाता है और एक Br माइनस बनाता है। ये देखिए, ठीक है। तो अब मैं यहां पे सीधे ही जो मेथड नंबर 2 है, मेथड नंबर 1 से तो हम ये देखिए बैलेंस इक्वेशन है, तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं, 1 मोल BrO3 माइनस कितने मोल N2O4 से अभिक्रिया कर रहा है, 3 मोल। तो आपको 10 मोल गिवन है, तो 10 मोल कितने से करेगा, 30 मोल, तो आंसर 30 आ गया। तो मैं मेथड नंबर 2 से आपको करके बताता हूं। तो जैसे यहां पर हम मान लेते हैं कि X मोल N2O4 के, ये देखिए डिवाइड बाय BrO3 के आपको 10 मोल गिवन है, तो 10 मोल BrO3 माइनस के, ये बराबर हैं TClON। BrO3 माइनस का जब ये किस में परिवर्तित होता है, Br माइनस में, डिवाइड बाय TClON N2O4 का जब ये किस में परिवर्तित होता है, NO3 माइनस में। ये देखिए, तो मुझे सिर्फ TCl यहां पे निकालना है। तो देखिए यहां पे अगर मैं ब्रोमीन पर आवेश चेक करूंगा तो +5 आएगा और यहां -1 है, +5 से -1 मतलब इसका जो TCl है वो 6 है। ये देखिए, और ऐसे यहां निकालो 2x और ये आपका -8, तो इसका मतलब एक नाइट्रोजन पर +4 आएगा चार्ज। यहां पर NO3 -1 है, तो इसका मतलब x और ये यहां पे +5 आएगा। ये देखिए 2 नाइट्रोजन है, तो एक के रेस्पेक्ट में 1 का चेंज, तो 2 के रेस्पेक्ट में 2 का चेंज, तो TCl का मान यहां पे 2 है बच्चों। तो देखिए x मोल N2O4 के डिवाइड बाय 10 मोल
BrO3 माइनस के बराबर हैं 6/2 के। तो दिस इंप्लाइज दैट X का मान जो X मोल N2O4 है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 6 × 10/2। कितना आ गया, 30। ये देखिए आ गया ना आंसर। तो तुम चाहे मेथड नंबर 1 से जाओ चाहे मेथड नंबर 2 से जाओ, आपको हमेशा सेम ही रिजल्ट मिलने वाला है। ये देखिए, ये फायदा है मेथड नंबर 2 का कि हमको बगैर बैलेंसिंग के आंसर मिल गया। तो मैंने आपको बता दिया कि मेथड नंबर 1 भी तुम अप्लाई कर सकते हो और मेथड नंबर 2 भी अप्लाई कर सकते हो। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया कैसे करना है? क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, कुछ प्रॉब्लम्स लिखता हूं और उनके आंसर्स भी लिख देता हूं। आप इनको खुद बैलेंस करके देखना अम्लीय माध्यम में। ठीक है बच्चों? तो पहले ये लिख लीजिए अपनी कॉपी में। देखिए बच्चों, यहां पर मैंने कुछ प्रॉब्लम्स आपके प्रैक्टिस करने के लिए लिख दिए हैं। मैं होप कर रहा हूं कि आपसे एक एक प्रॉब्लम बहुत कंफर्टेबली बन जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 4 में मैंने लिखा है कि H2SO3 जो डाइक्रोमेट आयन से रिएक्ट करता है H2SO4 + Cr+3 बनाता है और आपको इसको आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा अम्लीय माध्यम में बैलेंस करना है। कैसे पता चल रहा है? यहां तो दिया हुआ नहीं है। आप देखिए ना, H2SO4 गिवन है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये तो अम्ल है। तो कभी कभी एग्जामिनर ऐसे भी हिंट दे देता है जिस स्थिति में फिर वो आपको नहीं बताता कि कौन सा माध्यम है, या आपको खुद गैस वर्क करना पड़ता है। समझ रहे हैं आप? तो ये मैंने बैलेंस इक्वेशन लिख रखी है, देखो बच्चों। तो आपको चेक करना है कि आपका यही आंसर आ रहा है क्या। ऐसे दूसरी अभिक्रिया IO4- I- से अभिक्रिया करके I2 बना रहा है। यहां पे अम्लीय माध्यम आपको दे रखा है। अब इसमें करेंगे क्या? ऑब्वियसली जो IO4- है वो भी I2 में ही परिवर्तित हो रहा है और जो I- है वो भी I2 में ही परिवर्तित हो रहा है। तो ऐसे दो हाफ बनाएंगे और फिर इसको बैलेंस करेंगे। ठीक है ना? और ऐसे ही डाइक्रोमेट आयन C2O4- से रिएक्शन करके यहां पर Cr+3 और CO2 बना रहा है। आप देख रहे हैं यहां पे H+ और यहां H2O दे रखा है। क्या इनको भी बैलेंस करना है क्या? भाई ये तो सिर्फ आपको अभी यहां पर हिंट के लिए दे रखे हैं कि अम्लीय माध्यम है ये, और एट द एंड ये ऑटोमेटिकली आ जाएंगे अभिक्रिया में। इनको अभी हमको अलग से कोई बैलेंस नहीं करना। ये अम्लीय माध्यम को बताने के लिए यहां पर आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है ना बच्चों? तो ये मैंने इसकी बैलेंस इक्वेशन लिख दी है। तो आप इनको बैलेंस करिएगा। जो आगे आने वाला एपिसोड है उसमें मैं सबसे पहले तो आपको आयन इलेक्ट्रॉन विधि क्षारीय माध्यम में बताता हुआ दिखूंगा, है ना। और उसके बाद इनके सॉल्यूशंस के लिए भी मैं आपको एक अलग से यहां पर एक एपिसोड जो है वो मैं दूंगा, जिसके अंदर आप अपने आंसर्स को वेरीफाई कर सकते हैं। मैं क्षारीय माध्यम जब बताऊंगा उसमें भी मैं ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आपको प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा। तो फिर उन सभी प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशंस हैं एक अगले एपिसोड में आप देखेंगे, मैं वहां पे आपको सॉल्व करता हुआ दिखूंगा। ठीक है ना बच्चों? तो प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छा है। जब तक हम खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमारा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। इसलिए मैंने आपको आंसर्स भी बता दिए हैं, आप अपने आंसर से वेरीफाई कर सकते हैं। किस प्रकार की प्रॉब्लम पूछी जा रही है वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है बच्चों? तो अगले एपिसोड में हम आयन इलेक्ट्रॉन विधि क्षारीय माध्यम में स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों? तो इसको लिख लीजिए सभी अपनी कॉपी में। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार की प्रॉब्लम पूछी जा रही है वो भी मैंने आपको यहां पर बता दिया। तो मिलते हैं फिर।